नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब। आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी पीने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वो चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंखों में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टिके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए ना तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती ढलका है। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है क्या? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर मुझे रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम हैं ही कौन तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ जाता है। हमने कभी तुमसे कोई बात छुपाई है? जाओ अच्छी लड़की की तरह अपना मुंह धो के आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो तुम्हें बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक एक करके ऐसी बातें होती गईं कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहां देखा चाचा जी आए हुए हैं। उनके साथ एक कोई और साहब भी आए थे। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तो मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम हमारे लिए मर गए हो। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई है कोई भी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया है। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या है, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो। चंदर फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस थोड़ी ना खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा। आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के कोई मायने होते हैं। तो उसी से कर लो ना जिससे तुम प्यार करते हो। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो? अच्छा, तुमने किसी से प्यार किया है चंदर? क्यों? बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी तुम? इसलिए कि तुमने किया होता तो हमसे थोड़े ना छिपा रहता। हमें जरूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने ये पूछा ही क्यों सुधा? ये बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी अभी गेसू आई थी
और बोली, सुधा, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वो अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। तो बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, पापा की दवाई का नाम भूल गए थे और तुम्हें याद था। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार वार नहीं किया, गेसु यूं ही गुप उड़ा देती है, सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा। लेकिन बस, चाचा जी के नाराज होने पर तुमने इतने दुखी हो गए हो, तो हो जाने दो नाराज। पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते हैं तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदन ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे, जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पे जो उदास हो जाता है वो जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे ये पोर्टिको में कौन है? चंदन ने देखा, लो बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया, अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं न हो तुम? नहीं चाहते तो मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना। और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा वच्छा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी भी सो रहे थे। सुधा कमरा ठीक कर रही थी, वो आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या, सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़ दिए, फिर बहुत सुकुचास सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसके बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा, मुस्कुराकर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम से मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन लेके आती हूँ, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो ना, तब हम पढ़ेंगे, ऐसा शर्म लगती है। जाओ, चलो, हर वक्त ही बचपना, चंदर ने डांट कर कहा। चलो जाके सीधे से पढ़ो, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाए खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई थी और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नीति में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जम्हाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैं कुछ कह रहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। क्या बज गए? 5:30।
अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो। सुधा को? चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः स्वयं ही जाकर महराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी स्वर में बोली, अगर कल साथ से नहीं बैठोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, चंदर ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा था कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे भी कोई कहने की बात है? हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है? हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महाराजी नहीं सोएंगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उछटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वो जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने की मौलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात ना करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई। हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाने वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई और वह सुधा का मुंह देखती रह गई। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गीसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल का दोपहर जब कोई खबर ना आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से भी कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई, खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहां चाहती वहां की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियां कर रहा होगा। वहां भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा ही मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वो उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका
ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगवाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोश की कोई डिजाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बना के दी। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी पायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, ला, ये बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा ये क्या है, तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला, लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में छुपते रहते हैं। ये तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशानियों में रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ ना करे। सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें, लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए ले, फिर भीतर लेको। अब इन लेटे का बकत नहीं आवा है। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई आवाज में आवाज दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से कस काम थोड़ी चलत है। आओ उठो, महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छुटाने की कोई आशा न देकर उठ गई और चल दिखाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था। उसे 2 कौर खाने के बाद वो महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे पे रही हो। महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछ नहीं लिखी तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें। ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के हैं बस। सुबह शाम आए और हम या पापा न मिलें तो आफत डाल देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है तो आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद सा तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बात करत हैं। माई का जाने कैसे हियवा पड़ा कि उन्हें अलग कह दीहिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें हियई बुला ले तो अपने हाथ का खिलाए के 2 महीना में मोटवा दे। हमसे तो उसे ज्यादा उनकी ममता लागत है। बेबी जी, बाहर एक मैम पूछत है, हिया कोनो डॉक्टर रहत है? हम कहा नाही, हिया तो बाबूजी रहत हैं। तो कहता नहीं, यही तो मकान है। मालिन ने आगे साहस करके अपने विचार प्रकट किए। बैठाओ उन्हें, हम आते हैं, सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर आकर उसने देखा तो नील कांटे की झाड़ में टिकी एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन में टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई थी। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आप अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज? सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई।
मिस्टर कपूर कहाँ रहते कहाँ हैं? मम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो चौक में हैं, लेकिन आजकल तो पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत तारीफ? इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमसे सुनना नहीं। सचमुच? मम्मी का चेहरा लाल हो गया। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। कहा होगा। थोड़ी देर मम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया उन्होंने हमारे बारे में? ओह, तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे। आपके भाई के बारे में बताते रहे। फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती हैं। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है, पर आप शादी से नफरत करती हैं और आप ज्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी। आप कहीं आती जाती नहीं हैं। वो लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली, नहीं, वो ठीक सोचता है। पम्मी बोली, मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 वर्ष में 34 वर्ष तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई नेम के मुंह से बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं, और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता, और इस उम्र में जो कोई ऐरा गहरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा ये होता है कि वो ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 वर्ष के बाद शादियां करें, जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाए। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए, और उसके बाद उसका संसर्ग उसके आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निभाना है, और अपने विकास क्रम में दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक। तुम 34 बरस होने के बाद शादी करना। अच्छा, हाँ। और क्या बताया चंदन ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था कि आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओह, देखिए मैं भूल गई। लीजिए सिगरेट मंगवा देती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। अरे रहने दीजिए, मैंने सिगरेट छोड़ दी। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता। अब वो मेरा दोस्त बन गया है, और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया तो था। अच्छा, तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते ही रहते हैं मुझ पर। और बाहर गए हैं तो आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कोई संबंध होता है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। हाँ, कभी वो छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बातें ना कीजिए, कविता सुना दीजिए। उन्हें वो कविता की किताब दे दीजिए। उन्हें और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ। लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्या मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो अन्य आदमियों से बिल्कुल अलग है। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव में भूल चुकी हूँ, इसीलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैंने अभी अभी खाना खाया है, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदन ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखते हुए अपने ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता।
मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था, यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके साथ मेरे दिल में सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वो खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंधकर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इतनी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाना खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा। उठते ही पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मेरी भी थोड़ी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वो अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ हूँ। सुधा झेप गई, उसने आंखें नीची कर लीं। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप भी आइएगा। और आपने कहा था ना, कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छुपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है। और उसी चंदर से वो लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा को रत्ती भर भी परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी हर बात बर्दाश्त कर लेता है। और वो कितना परेशान करती रहती है चंदर को।